पिछली बार जब मैंने ये ड्रेस पहनी थी तो किसी ने कहा कि नन लग रही हो, तो किसी ने कहा कि आप एयर हॉस्टेस लग रही हैं। अगर आज से 100 साल पहले मैंने ये ड्रेस पहनी होती ना, तो लोगों ने कहा होता कि आया लग रही हो। हम्म। यूरोप में घर की सफाई करने वाली औरतें काला लिबास पहना करती थी, लेकिन अब देखिए, एंकर्स भी काले कपड़े पहन रही हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या ईशा आज कपड़ों की बातें कर रही है ना? क्या करूं, इस ब्लैक ड्रेस की भी एक कहानी है और आज मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रही हूं। तो फास्टन योर सीट बेल्ट्स, अगले 20 मिनट आंखें बंद करके एंजॉय कीजिए किस्सा द लिटिल ब्लैक ड्रेस का। वो कौन थी? एक सामान्य से दिखने वाली काले रंग की ड्रेस कितने में बिक सकती है? एक ऐसी ड्रेस जिसमें ना कोई सीपी सितारे लगे हों, ना कोई मोती जड़े हों और ना ही जरी का कोई काम हो। बस बेहद सादी सी दिखने वाली काले रंग की ड्रेस। दुनिया के सबसे बड़े नीलामी घर सदबीज ऑक्शन हाउस में इस तरह की ड्रेस 20-20 हजार यूरो यानी कुछ 15 लाख रुपए में बिकी है। जी हाँ, सही सुना आपने, 15 लाख रुपए में। ऐसा क्या खास रहा होगा इस ड्रेस में? नमस्कार, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं डॉयचे वेले हिंदी का पॉडकास्ट वो कौन थी। पंद्रह लाख में बिकने वाली उस ड्रेस को बनाया था दुनिया की सबसे मशहूर डिजाइनर ने, जिनका नाम था कोको शनेल। और इस ड्रेस को दुनिया ने जाना द लिटिल ब्लैक ड्रेस के नाम से। अंग्रेजी में इसे शॉर्ट में LBD भी कहते हैं। आज सुनाते हैं आपको कहानी फैशन की दुनिया को बदल देने वाली कोको शनेल और उनकी लिटिल ब्लैक ड्रेस की। शनेल की कहानी किसी फिल्मी ट्रेजेडी से कम नहीं है। उनकी मां बेहद गरीब थी। एक खैराती अस्पताल में कपड़े धोने का काम करती थी। सड़कों पर रेड़ी लगाकर कपड़े बेचने वाले एक आदमी से उन्हें प्यार हो गया। अल्बर्ट और जीन के इस प्यार से एक बेटी हुई, लेकिन अल्बर्ट शादी नहीं करना चाहता था। किसी तरह 2 जून की रोटी कमा लेता था, लेकिन घर बसाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। खैर, रिश्ता चलता रहा। अगले साल एक और बेटी हुई। इसे गाब्रिएले का नाम दिया गया। वही गाब्रिएले जिसे दुनिया ने बाद में कोको शनेल के नाम से जाना। उन्नीस अगस्त 1883 को गाब्रिएले शनेल का जन्म फ्रांस के एक गरीब इलाके सामुअर में हुआ था। अब 2 बच्चे हो चुके थे जिन पर उस जमाने में नाजायज का ठप्पा लगा हुआ था, तो घर वालों ने जोर जबरदस्ती करा के शादी करा ही दी। जब गाब्रिएला पैदा हुई थी तब मां की उम्र महज 21 साल थी। शादी के बाद 3 और बच्चे हुए, लेकिन पिता कभी घर की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हुआ। इन बच्चों ने कभी स्कूल नहीं देखा। 7 लोगों का परिवार एक छोटे से कमरे में किसी तरह जिंदगी गुजारता रहा। मां एक बार फिर गर्भवती हुई। बच्चा हुआ, लेकिन 6 महीने बाद उसकी जान चली गई। इसके बाद मां की तबीयत भी बिगड़ती रही। गाब्रिएला 12 साल की थी जब मां टीबी की बीमारी के चलते गुजर गई। पिता को शराब और जुए से फुर्सत ही नहीं थी। 5 बच्चों की परवरिश वो कहां करता।
तो किसी के समझाने पर अपने दोनों बेटों को उसने मजदूरी करने खेतों में भेज दिया और तीनों बेटियों को अनाथ आश्रम में। बच्चों को खुद से दूर करके पिता कहां चला गया कोई नहीं जानता, लेकिन इसी अनाथ आश्रम से शुरू हुई गाब्रिएला के कोको शनेल में बदलने की कहानी। गाब्रिएला की तरह इस आश्रम में बाकी लड़कियां भी गरीब परिवारों से ही आई थीं। कोई अनाथ थी तो किसी को परिवार ने घर से निकाल दिया था। यहाँ इन लड़कियों को सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता था ताकि बड़ी होकर ये इस तरह के छोटे मोटे काम करके थोड़ा बहुत कमा सकें। लेकिन गाब्रिएला ने थोड़ा नहीं, बहुत कमाने की ठानी हुई थी। गाब्रिएला कल्पना करने में बहुत अच्छी थी। कभी अपनी जिंदगी के ही किसी किस्से में अपनी कल्पना जोड़कर उसे बदल देती। जैसे जब कोई पूछता कि उनके पिता ने उन्हें अनाथ आश्रम में क्यों भेज दिया, तो कहती कि मां की मौत के वक्त पिता बिजनेस के लिए अमेरिका गए हुए थे, इसलिए हमें यहां आना पड़ा। ऐसी ही कुछ कल्पना वो कपड़े सीने में भी लगाती। स्कर्ट सीते वक्त उसमें कुछ अलग ही कर देती। आश्रम को ईसाई नन चलाती थी। गाब्रिएला को अक्सर उनकी डांट खानी पड़ती, क्योंकि जैसा सिखाया जाता वो हमेशा वैसा तो करती नहीं। उसे नियम तोड़ना अच्छा लगता था, अपने नियम खुद लिखना अच्छा लगता था। इस आश्रम में गाब्रिएला 6 साल तक रही। 18 की उम्र के बाद यहां रहने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इन 6 सालों में वो इतनी सिलाई सीख चुकी थी कि एक दुकान में दर्जी की नौकरी मिल गई। गुजारे लायक पैसा मिल जाता था, लेकिन गाब्रिएला के लिए ये काफी नहीं था। वो गाती अच्छा थी और उस जमाने में फ्रांस में कैबरे का खूब चलन था। ये कोई कैफे या रेस्टोरेंट होता था जहां सामने स्टेज पर खड़ा होकर कोई गाना गा रहा होता था। आज की भाषा में कहूं तो लाइव परफॉर्मेंस चल रही होती थी। हालांकि तब तक माइक का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए गाना सुनने वाले स्टेज के आसपास ही बैठा करते थे। ऐसे में गाना गाने वाले को सामने बैठे लोगों की पहचान भी हो जाती थी। कुछ भी हो, कमाई का ये अच्छा जरिया था। गाब्रिएला ने भी लाइव परफॉर्मेंस देना शुरू किया। एक गाना उन्हें खूब पसंद था, क्वी कुआ वू कोको। वो अक्सर ये गाना गाती थी। माना जाता है कि यहीं से उनका नाम कोको पड़ गया। हालांकि मशहूर हो जाने के बाद जब इंटरव्यू में किसी ने उनसे पूछा था कि वो गाब्रिएला से कोको कैसे बनी, तो उनका कहना था कि उनके पिता ने उन्हें ये नाम दिया था। उनके जानने वाले बताते हैं कि उनकी जिंदगी के और कई किस्सों की तरह ये भी उनकी कल्पना भर ही थी। जिस पिता का प्यार उन्हें कभी नहीं मिला, उस पिता के साथ कल्पना में ही उन्होंने अच्छी यादें पिरोली थी। कुछ वक्त स्टेज शो करने के बाद गाब्रिएला को समझ में आ गया था कि इसे वो अपना पेशा तो नहीं बना सकती। इस दिशा में करियर तो नहीं बना, लेकिन उन्हें ये फायदा जरूर मिला कि कैबरे में आने वाले कुछ रईस और मशहूर लोगों से उनकी जान पहचान हो गई। इन्हीं में से एक थे ईटिएन बाल्ज़ॉन, देश के सबसे अमीर लोगों में से एक। बाल्ज़ॉन का दिल कोको पर आ गया था। अब कोको बन चुकी गाब्रिएला उनके साथ एक नई जिंदगी का अनुभव कर रही थी। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, हीरे मोती, कुल मिलाकर चकाचौंध वाली जिंदगी। गरीबी में बचपन बिताने वाली गाब्रिएला के सामने इतनी दौलत थी जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन गाब्रिएला के लिए यह भी काफी नहीं था। वो किसी और की शोहरत वाली जिंदगी का हिस्सा नहीं कहलाना चाहती थी, बल्कि खुद अपना नाम करना चाहती थी। वैसे भी वो जानती थी कि रईस बाल्ज़ॉन की इस दुनिया में उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा। ये रिश्ता 3 साल चला और इस दौरान कोको शनेल रईस लोगों के पहनावे, उनके स्टाइल को करीब से देख और समझ चुकी थी।
वो जब भी कभी घोड़ों की रेस देखने जाती तो वहाँ मौजूद औरतों के लिबास को गौर से देखती। कौन सा कपड़ा इस्तेमाल हुआ है, किस तरह की सिलाई हुई है, हैट का स्टाइल क्या है, सब। कुछ सालों बाद उनकी दोस्ती कैप्टन आर्थर एडवर्ड कैपल से हुई, जिन्होंने गाब्रिएला के इस जुनून को समझा। वो गाब्रिएला को अपने साथ पेरिस ले गए, जो उस जमाने में भी फैशन कैपिटल माना जाता था। यहाँ 1910 में गाब्रिएला ने कैपल की मदद से हैट की अपनी पहली दुकान खोली। काम अच्छा चलता देख कैपल ने 1913 में कोको के लिए पेरिस की प्राइम लोकेशन में एक बेहतरीन बुटीक खुलवा दिया। यहाँ शनेल ने जिस तरह के कपड़े डिजाइन किए वो फ्रांस में पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। शनेल को ये बात काफी परेशान करती थी कि आदमियों के कपड़े आरामदेह होते हैं, जबकि औरतों के ऐसे जिसमें खूबसूरत दिखने के चक्कर में सांस भी लेना मुश्किल हो जाए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना औरतें भी आदमियों जैसे ही कपड़े पहनने लगे। आज हमारे लिए ये बहुत नॉर्मल है ना, जीन्स, पैंट, सूट्स। लड़कियां तो सब कुछ पहनती हैं और उनमें अच्छी भी दिखती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज से 100 साल पहले की। उस जमाने में यूरोप में महिलाएं बड़ी बड़ी स्कर्ट पहना करती थी। फिगर अच्छी दिखे इसके लिए अंदर एक कॉर्सेट पहना जाता था, जिससे कमर हमेशा अंदर कसी रहती थी। शनेल के स्टाइल में ये सब कुछ नहीं था। उनका नारा था सिंप्लिसिटी, सादगी। अजीब फंडा है ना उनका कि आपका लिबास जितना सादा होगा आप उतनी ज्यादा स्टाइलिश दिखेंगी। बुटीक खोलने के अगले ही साल पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चली। सोचिए, आप एक नया बिजनेस शुरू करते हैं और दुनिया में जंग छिड़ जाती है। आपके मन में पहला ख्याल क्या आएगा? धंधा ठप। जिस वक्त लोग अपनी जान बचाने में लगे हैं, फैशन पर किसी का क्या ध्यान जाएगा? लेकिन कोको शनेल का दिमाग अलग चलता था। उन्होंने इस मुश्किल को मौके में बदल दिया। कैसे? वो जानती थी कि जंग के वक्त कोई सजना संवरना नहीं चाहेगा, तो सादगी एडवर्टाइज करने का इससे अच्छा मौका और क्या होता। विश्व युद्ध के बाद लोग उदास थे। भारत से विपरीत पश्चिमी जगत में शोक व्यक्त करने के लिए काला रंग पहना जाता है। शनेल ने सोचा कि जिस तरह आदमी सफेद कॉलर वाली शर्ट के साथ काला पैंट सूट पहनते हैं, क्यों ना औरतों को भी कुछ वैसा ही पहनाया जाए। और तब उन्होंने तैयार की अपनी लिटिल ब्लैक ड्रेस। वही लिटिल ब्लैक ड्रेस जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी। यूरोप में ये ड्रेस किसी क्रांति से कम नहीं थी। औरतें अब भारी भरकम स्कर्ट की जगह एक शालीन काली ड्रेस पहने दिखती थी। फिर हर ड्रेस के साथ कुछ एक्सेसरीज का भी रिवाज उन्होंने चलाया। गले में मोतियों वाले हार, सिर पर हैट। असली ज्वेलरी के साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी को मिला जुलाकर पहनने का ट्रेंड भी उन्होंने ही शुरू किया था। ये स्टाइल इतना पॉपुलर हुआ कि अमेरिका की जानी मानी मैगजीन हार्पर्स बाजार ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जिस औरत के पास कम से कम एक शनेल की ड्रेस ना हो, उसे फैशन का कोई अंदाजा ही नहीं है। उन्नीस 1920 के दशक में कोको शनेल एक बड़ा ब्रांड बन चुकी थी। एक ऐसा ब्रांड जिसका जिक्र हर जुबान पर था। और वो एक से एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उन्होंने जर्सी कपड़े से फैशनेबल स्कर्ट तैयार की। तब तक उस कपड़े का इस्तेमाल सिर्फ आदमियों के अंडरवेयर बनाने के लिए किया जाता था। बेल बॉटम पैंट से लेकर राउंड नेक स्वेटर तक शनेल फैशन को बदलती जा रही थी। और इन कपड़ों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये आरामदेह थे। औरतों के लिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। पिछले 100 सालों में फैशन जितना भी बदला हो,
लेकिन महिलाएं दोबारा कभी कॉर्सेट में कैद नहीं हुई हैं और इस आजादी का श्रेय जाता है कोको शनेल को। शनेल ने अपने कपड़ों में अधिकतर काले और सफेद रंगों का ही इस्तेमाल किया। इसके अलावा अगर वो कोई और रंग लेती भी तो गहरा नीला, सलेटी या बेज, वो रंगों में भी सादगी चाहती थी। उनके करीबी कुछ लोगों का मानना है कि क्योंकि उनका बचपन मायूसियों से भरा हुआ था, इसलिए उन्हें रंगों से कोई लगाव नहीं था। अपने रंगहीन बचपन को उन्होंने फैशन में तब्दील कर दिया था। बचपन में वो महंगे फैशनेबल कपड़े नहीं पहन सकी, तो उन्होंने फैशन की परिभाषा ही बदल डाली। उनके डिजाइन इतने सहज थे कि उनकी आसानी से नकल की जा सकती थी, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो ये देखकर खुश थी कि जिन लोगों के पास डिजाइनर कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हैं, उन लोगों का भी वो स्टाइल बदल पा रही हैं, फिर भले ही वो नकल के जरिए ही क्यों ना हो। उन्होंने एक बार कहा था, कुछ लोगों को लगता है कि लग्जरी का मतलब है गरीबी का उल्टा। नहीं, लग्जरी है अश्लीलता का उल्टा। इस तरह से वो गरीबों तक भी लग्जरी और स्टाइल पहुंचा देना चाहती थी। इसी दौरान उन्होंने शनेल नंबर 5 नाम का परफ्यूम भी लॉन्च किया। ये दुनिया का पहला ऐसा परफ्यूम था जिस पर किसी डिजाइनर का नाम छपा था। आज ये बहुत आम है, लेकिन इसका ट्रेंड भी कोको शनेल ने ही शुरू किया था और इतने सालों बाद आज भी इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत खुशबू माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोको शनेल के बिजनेस को भारी नुकसान हुआ। वो सब छोड़ छाड़ कर स्विट्जरलैंड रहने चली गई, लेकिन 70 साल की उम्र में वो एक बार फिर फैशन की दुनिया में लौटी और इस बार भी उनके डिजाइन हाथों हाथ बिक गए। इस उम्र में फैशन की हर पल बदलने वाली दुनिया में लौटना किसी अजूबे से कम नहीं था। ये 1950 और 60 के दशकों का वो दौर था जब मिनी स्कर्ट का चलन चला था। कोको शनेल को ये कभी पसंद नहीं आई और ना ही उन्होंने कंपटीशन के दबाव में आकर अपनी डिजाइन की हुई स्कर्ट की लंबाई को कम किया, क्योंकि उनका तो मानना था कि फैशन लग्जरी है, अश्लीलता नहीं। दस जनवरी 1971 को 87 साल की उम्र में पेरिस में कोको शनेल ने अपनी आखिरी सांस ली। फैशन की दुनिया में वो बेशक लोगों से घिरी रही, लेकिन निजी जिंदगी में वो अकेली थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की। कहा जाता है कि उनकी जिंदगी में कई मर्द आए और गए, लेकिन प्यार उन्हें सिर्फ कैपल से ही हुआ था, जिसके साथ उन्होंने अपना पहला बुटीक खोला था। पर कैपल ने कभी उनसे वफा नहीं की। अपनी हैसियत के अनुसार किसी बड़े घराने की लड़की से शादी कर ली और शनेल ने उनकी याद में अकेले ही रहने का फैसला किया। कोको शनेल आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत जिंदा है। आप अक्सर न्यूज एंकर्स को टाइट फिटेड स्कर्ट और उससे मैच करती बिना कॉलर वाली जैकेट पहने देखते होंगे। ये भी तो कोको शनेल की ही देन है। 1925 में पहली बार बने इस कॉम्बिनेशन को शनेल सूट कहा जाता है। ऐसे और बहुत से डिजाइन हैं जो आज आप और हम पहनते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उनकी शुरुआत कहां से हुई थी। डॉयचे वेले का ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिए और आप फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी DW हिंदी से जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और अगली बार जब भी कभी कोई नई ड्रेस खरीदें तो ज़रूर सोचिएगा कि इसके डिज़ाइन की आखिर क्या कहानी रही होगी, और ये भी सोचिएगा कि नियमों को तोड़ना हमेशा बुरा भी नहीं होता, क्योंकि कुछ तोड़ कर ही तो कुछ नया बन पाता है। नमस्कार।
तो सोचा था आपने कि एक सीधी सादी सी ड्रेस के पीछे इतनी लंबी चौड़ी कहानी होगी। अब जब भी कभी किसी मॉल में या एयरपोर्ट पर शनेल का बैग या शनेल का परफ्यूम देखें तो याद कीजिएगा कि मैंने आपको उसका किस्सा सुनाया था। और किस्सा अगर पसंद आया हो तो क्या करें, व्हाट्सएप पर अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेजिए फौरन। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्सा लेकर आ रही हूँ, इसलिए नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। नमस्कार।